हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन दुबे। हम ज्योग्राफी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो फिज़िकल फीचर्स या जो भारत की भौतिक स्वरूप है उसके बारे में हमने बात करना शुरू की थी, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो पहला पार्ट था या जो पिछला पार्ट था उसमें हमने इंडिया के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देखे। ठीक है, जो पड़ोसी थे हमारे, कितनी जगह फैला हुआ है, कितना परसेंट लैंड एक्सेट्रा है। ठीक है, और हमने हिमालय को डिटेल में देखा था। इस पार्ट में हम जो उत्तरी मैदान है या नॉर्दर्न प्लेन्स हैं और पेनिनसुलर प्लाटो यानी जो दक्कन का पठार है और जो मालवा प्लाटो वगैरह है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास आज। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स या उत्तरी मैदान, मतलब ये वाला जो एरिया है इसकी बात करेंगे। ठीक है, इसका पहले फैलाव देखते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है ना। कैसे बना है? एलुवियल डिपोजिशन फ्रॉम इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर। अच्छा, तो एलुवियल डिपॉजिट मतलब जलोढ़ मिट्टी से। जो हमने देखा था जब पिछले पार्ट में कि हिमालय बना था जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना और यूरेशियन प्लेट है उसके टकराने से बना था, है ना। यहाँ पर ये प्लेट्स टकराई, दोनों आके कन्वर्जेंट अभिसरण सीमा थी यहाँ पे, दोनों प्लेट्स टकराई और माउंटेन बने थे, फोल्ड माउंटेन्स, है ना। तो आप इस बात को समझने के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स वाला एनिमेशन देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में जाके, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी हम लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो जब पर्वत या माउंटेन्स ऊपर आए ना, जब वो ऊपर उठे इस टक्कर की वजह से, तो जो प्लेन्स वाला हिस्सा था वो थोड़ा सबसाइड हो गया, या वो दब गया, वहाँ पे थोड़ा समझ लो गड्ढा जैसा हो गया। तो इस तरफ से आई जो नदियाँ हैं, नदियों ने वहाँ पर मिट्टी इकट्ठी की, जलोढ़ मिट्टी अपने साथ जो लाई थी मिट्टियाँ वो इकट्ठी की, और कई सालों तक जब ये मिट्टियाँ इकट्ठी होती गई, ये पूरा एरिया जो था वो समतल होता गया, है ना, प्लेन होता गया, और इसी तरह ये मैदानी इलाका बना, नॉर्दर्न प्लेन्स बने। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्लेन है ये 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है, मतलब कई कई जगह काफ़ी चौड़ा है, रेंज है, एक यूनिफॉर्मली चौड़ा नहीं है ना। और ये सबसे पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन वाला इलाका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका किस प्रकार से डिवीजन है या क्या क्या नाम है जिनके उसमें हम जानते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन वाला इलाका है। ठीक है, तो ब्रॉडली 3 सेक्शन में डिवाइडेड है एरिया वाइज, अगर देखें हम कि कहाँ कहाँ कौन से इलाके में है। सबसे पहले आ जाता है पंजाब प्लेन्स, या जो इसका पश्चिमी इलाका है, वेस्टर्न पार्ट है। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना इंडिया में आप, ये है पंजाब प्लेन्स। कैसे? जो इंडस नदी यहाँ से बह रही है ना, ये जो पंजाब नाम क्यों है, 5 नदियाँ यहाँ बह रही हैं, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी जो सहायक नदियाँ है ना, तो ये जब एलुवियल डिपॉजिट करती हैं तो इस हिस्से में जो प्लेन्स बने हैं उस वजह से वो हैं पंजाब प्लेन्स। ठीक है, इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो उस पंजाब में है जो पाकिस्तान में जा चुका है बंटवारे के बाद। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, है ना, ये वाला हिस्सा। बात करें गंगा प्लेन्स की, तो अब ये जो हिस्सा आ जाता है इसके बाद, ये पूरा जो है ये गंगा प्लेन्स है ना। देखा जाए तो घग्गर और तीस्ता, तीस्ता नदी यहाँ कहीं है, घग्गर वैसे तो यहाँ है पर गंगा यहाँ कहीं से निकलती है। तो आप ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं ना, ये है गंगा प्लेन्स। ठीक है, और अगर हम कौन कौन से स्टेट्स या राज्यों में फैलाव है इसका उसकी बात करें, तो ये नॉर्थ इंडिया के, उत्तरी भारत के हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, कुछ हद तक झारखंड और वेस्ट बंगाल, यहाँ तक फैला हुआ है ये, है ना। अब इसके पूर्व में, मतलब ये जो गंगा प्लेन है इसके ईस्ट में अगर हम जाएं, टू द ईस्ट ऑफ गंगा प्लेन्स, ज़्यादातर आसाम में कौन सा है? ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र यहाँ पर ये ड्रेनेज है इसका ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो प्लेन्स हैं, जो जलोढ़ मिट्टी से बने हुए नॉर्दर्न प्लेन्स का वो हिस्सा जो गंगा के पूर्व में है, वो कौन सा है? वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसा माना जाता है कि ये इलाका पूरी तरीके से समतल है, या इसमें कोई विविधता नहीं है, कोई डाइवर्सिटी नहीं है, मतलब फ्लैट लैंड है और रिलीफ फीचर्स में कोई वेरिएशन नहीं है, पर ये सच नहीं है। ठीक है, वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स मतलब किस प्रकार का कहाँ पे इलाका है, ऊंची नीची है, कैसे पत्थर हैं, कैसी मिट्टी है, गीला है, सूखा है, इस तरीके से अगर हम देखें तो इसको 4 भागों में या 4 रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहले हम सीक्वेंस देखेंगे इनकी, डिटेल में बाद में समझेंगे। ये 4 एरिया है, भाबर, तराई, भांगर और खादर। तो सीक्वेंस देखें तो हिमालय से ये नदियाँ यहाँ बह के आ रही हैं, तो सबसे पहले जहाँ से गुजरती हैं वो है भाबर एरिया। ठीक है, ये पथरीला इलाका है पूरा, यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा नदियाँ हैं जो वो गहरी नहीं होती हैं, है ना।
उसके बाद आता है तराई इलाका। ये काफ़ी हरा भरा और दलदलीय इलाका है, यहाँ काफ़ी मार्शी और स्वम्पी एरिया है ना। इसके बाद जब नदियाँ प्लेन्स में आ जाती हैं पूरे तरीके से, तो वो एलुवियल डिपॉजिट करती हैं, जलोढ़ मिट्टी है उसको छोड़ती चली जाती हैं पीछे अपने। तो जो बिल्कुल नदी के पास वाली है या जो रिवर बेड है उसके पास जो मिट्टी इकट्ठी हुई है ताजी ताजी, वो होती है खादर, और जो पुरानी एलुवियल वो होती है भांगर। ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस कि ये किस प्रकार आते हैं। सबसे पहले आता है भाबर, फिर तराई, फिर उसके बाद भांगर, फिर खादर। नदी के बिल्कुल बाजू में होता है खादर इलाका। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पिक्चर्स के साथ देखते हैं तो ये और अच्छे समझ आएंगे। सबसे पहले आता है भाबर। ठीक है, तो नदियाँ जैसी बह के निकल के आ रही होती है पर्वतों से, ये एरिया आता है। ये बहुत ही नैरो एक बेल्ट है, केवल 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा होगा ये। और ये शिवालिक्स जो है, जो आउटर मोस्ट हिमालय, हिमालय का सबसे बाहरी इलाका जो है ना, जो सबसे छोटे छोटे हिमालय हैं क्यूट वाले, जहाँ पे सारे हिल स्टेशंस वगैरह हैं, वो वाले शिवालिक्स से ये पैरेलल चलता है इलाका। इसका जो यूनिक फीचर है वो है पोरोसिटी, मतलब झरझरी पत्थर हैं, ऐसा लगता है जैसे पत्थरों ने नदियों को सोख लिया। जैसे आप यहीं देख रहे होंगे स्ट्रीम, ऑलमोस्ट आप इसके थ्रू चल के जा सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं नदियाँ यहाँ पे, ये पूरा पोरस बेल्ट है। ऐसा लगता है जो सारे स्ट्रीम्स हैं या नदियाँ वो डिसअपियर हो गई, मतलब गायब हो गई हैं नदियाँ एक तरीके से, है ना। तो ये हुआ भाबर। अब हम आगे चलते हैं। अगला भाबर के जस्ट बाद जहाँ नदियाँ उभर के वापस आती हैं वो होता है तराई इलाका। ठीक है, तो ये भाबर के बिल्कुल साउथ या दक्षिण में होता है, यानी ये भाबर है, फिर उसके बाद आएगा तराई। ठीक है, यमुना जो नदी बहती है उसके ईस्ट या पूर्व से शुरू हो जाता है ये। तो हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पे तराई इलाका आ जाता है ना। और ये काफ़ी नम और दलदली, वेट, स्वम्पी, मार्शी टाइप का रीजन है ना। और यहाँ पे थिक फॉरेस्ट्स हैं, काफ़ी घने जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ है, काफ़ी ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, और इसलिए ऑब्वियसली यहाँ काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स हैं, है ना। अगर आप 9th की NCERT पढ़ेंगे, उसमें चैप्टर 2 देखेंगे, ज्योग्राफी सोशल साइंस की जो बुक है उसमें 2nd चैप्टर देखेंगे, तो उसमें बोला गया है कि दुधवा नेशनल पार्क आप लोकेट कीजिए। तो मैं भी आपको बोलूँगी कि आप दुधवा नेशनल पार्क लोकेट कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये कहाँ पर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो है ये दोनों ही एलुवियल डिपॉजिट्स हैं। नदी के फ्लड प्लेन की हम बात कर रहे हैं, मतलब नदी जो बह के जा रही है ना, ये रिवर बेड, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो भांगर इलाका जो है वो इसका सबसे बड़ा पार्ट है, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स में भांगर जो है वो सबसे चौड़ा या सबसे फैला हुआ पार्ट है। क्या है ये भांगर? ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ओल्डर एलुवियम सॉइल है, रिवर जो बेड है उसके अलॉन्ग, मतलब जहाँ नदी बह के जा रही है उसके आजू बाजू जो मिट्टी इकट्ठी होती जाती है और टेरेस जैसा ऐसा छतनुमा आकृति बना लेती है, वो है भांगर। जैसे देखिए, ये नदी बह के जा रही है ना, यहाँ लाती जा रही है एलुवियल, अपने साथ डिपॉजिट करती जा रही है, तो ये पीछे खसकता जाता है, जो पुरानी मिट्टी है खसकती जाती है और इसकी जगह नई मिट्टी लेती जाती है। तो ये जो छतनुमा आकृति ये उठ गया है, राइट, ये ऐसा टेरेस जैसी जो आकृति बन रही है, ये है भांगर, है ना। और नदी के बिल्कुल पास जो ताज़ी ताज़ी मिट्टी इकट्ठी हुई है ना, वो होती है खादर। ठीक है, ये यंग डिपॉजिट्स हैं फ्लड प्लेन्स के, और ये इसका नवीकरण होता रहता है, रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, है ना। हर साल मिट्टी लाती है अपने साथ नदी और नई नई ताज़ी ताज़ी मिट्टी इकट्ठी होती जाती है। तो ये काफ़ी फर्टाइल, उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, तो ये हुआ नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हम अगला अपना फिजियोग्राफिक डिवीजन देखते हैं, जो कि क्या है, पेनिनसुला प्लाटो या फिर प्रायद्वीपीय पठार, है ना, जो पठारी इलाका है उसकी हम बात करेंगे। तो एक टेबल लैंड है, मतलब मेज आकृति वाला एक पुराना पठार है ना, पुराने पत्थरों, ओल्ड रॉक सिस्टम का हिस्सा है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ज़्यादातर, है ना। ये किस प्रकार के रॉक हैं, आप ये रॉक फॉर्मेशन हमने रॉक साइकिल में पढ़ा था, आप उसमें जाके देख सकते हैं डिटेल में। ठीक है, जेंटली राइजिंग हिल्स हैं, मतलब ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, छोटी छोटे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं यहाँ पे, और वाइड वैलीज हैं, मतलब काफ़ी चौड़ी चौड़ी घाटियाँ हैं। अब इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। देखिए, हम गोंडवाना लैंड क्या है इसको एक बार देख लेते हैं।
हमने पैंजिया की बात की थी अपने इनिशियल प्लेट टेक्टोनिक्स वाले वीडियो में कि कैसे पैंजिया जो है वो टूटा और फिर उसके बाद सुपर कॉन्टिनेंट टूटा और फिर सारे कॉन्टिनेंट्स बने। देखिए उसमें भी कई कई सारे स्टेजेस थे। जैसे पैंजिया टूटा और उसको हम माने तो दो भागों में, गोंडवाना लैंड और लोरेशिया में वो बट गया, है ना। गोंडवाना जो था वो साउथ वाला हिस्सा था और गोंडवाना में ये देखिए आपको इंडियन प्लेट दिख रही है और ये है यूरेशियन प्लेट। तो इंडिया जब जाके इससे टकराया, है ना, तब हमारे हिमालय बने। ये देखिए इस प्रकार का ये एनिमेशन यहाँ पर है। तो ये इंडिया यहाँ से निकल के ये है इंडियन प्लेट दिख रहा है अपने को। ये टकराया जब जाके यूरेशियन प्लेट से, तब बने हमारे हिमालय। अच्छा, गोंडवाना लैंड में यही सब थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जब नॉर्दर्न हिस्सा टकराया और हिमालय तो बन गए हमारे नए नवेले, लेकिन ये अपने साथ गोंडवाना का बहुत सारा हिस्सा लेके आया हमारा इंडिया, ठीक है। और यही पुराना जो पहले से मौजूद जो चेंजेस नहीं हुए जिसमें ज़्यादा, वो वाला जो एरिया है ये है हमारा दक्कन का पठार और मालवा का पठार, ठीक है। हम वापस आते हैं अपने पुराने वाले उसमें। तो यही है फॉर्मेशन जो है इसका गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ है ना, और ड्रिफ्टिंग से, मूवमेंट से। इसलिए ये सबसे पुराने लैंड मास का हिस्सा है। अगर हम देखें इसकी बाउंड्री यानी इसके आजू बाजू क्या है, तो देखिए नॉर्थ वेस्ट में अरावलीज हैं, मतलब यहाँ पे हैं अरावलीज, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पर वेस्ट में, और ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप है ये वाला एरिया, है ना, ये जो दिख रहा है आपको ये है ना। तो ट्रायंगुलर शेप है इसका, एक त्रिकोणीय आकृति है। और इस त्रिकोणीय आकृति का जो बेस है, मतलब देखिए ये बेस है, ये बेस होता है, ये नॉर्दर्न प्लेन के सदर्न बेस से मिल रहा है। अब ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, तो ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ये दोनों बेस जो हैं, ठीक है। इसको भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, मालवा प्लाटो या फिर मध्य उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड्स, और दक्कन का पठार या डेक्कन प्लाटो। ये क्या है ये हम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। अब अगर हम सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो ये है नर्मदा के नॉर्थ में, नर्मदा नदी ये बह रही है। हम नदियों पे एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करें। तो इसके जो नॉर्थ में ये हमने ये है हमारा सेंट्रल हाईलैंड या मालवा प्लाटो, ठीक है। ये वेस्ट में या पश्चिम में चौड़े हैं, ज़्यादा वाइड हैं, और स्लोप भी वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब यहाँ पे ऊंचे हैं, यहाँ पे नीचे हैं। चंबल, सिंध और बेतवा नदी इधर से इधर बह रही है, मतलब वेस्ट से ईस्ट बह रही है। ये इसका ढलान जो है उसको प्रदर्शित कर रही हैं, उसको बता रही हैं। इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, मतलब पूर्वी जो इसका एक्सटेंशन है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। कैसे इसकी बाउंड्रीज क्या क्या हैं? विंध्य यहाँ पर है, यहाँ पर अरावलीज हैं, इधर पे छोटा नागपुर प्लाटो है, ठीक है। और ये हो गया अपना ऊपर का, यानी ये वाला सेंट्रल हाईलैंड। अब बात करें हम डेक्कन प्लाटो की। डेक्कन प्लाटो ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। और ये भी वेस्ट में हायर है, और ईस्ट की तरफ ये इसका जो स्लोप है ऐसा है, वेस्ट से ईस्ट है। और इसमें ऊपर सतपुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली दिखेगा आपको मैप में, ये रहे हमारे सतपुड़ा। नॉर्थ में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं इधर उधर, ठीक है। और महादेव, कैमूर और मेकल इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन है, यहाँ पर कहीं ये तीनों पड़ेंगे, है ना। और प्रोमिनेंट हिल रेंजेस की बात करें, देखिए ये वाला जो है ना ईस्ट में, ये वाला हिस्सा भी इसका कुछ हद तक इसका एक्सटेंशन है, हाँ। तो यहाँ पे इसके जो प्रोमिनेंट हिल्स है यहाँ पे आएंगे सारे, वो है गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट्स की, जो वेस्टर्न या पश्चिमी बाउंड्री है हमारे दक्कन के पठार की, ठीक है। वेस्टर्न एज है दक्कन प्लाटो की, जैसे कि मैंने अभी अभी बोला। वेस्टर्न घाट्स जो है वो वेस्टर्न, जो पश्चिमी कोस्ट है हमारी, तट है जो भारत का पश्चिमी तट है, उसके पैरेलल है ना। कौन से 6 राज्य हैं जो जिसके थ्रू वेस्टर्न घाट्स गुजरते हैं या जिसको कवर करते हैं? तो देखिए गुजरात से शुरू होता है और ये तमिलनाडु तक जाता है। बीच में क्या क्या पड़ गया? महाराष्ट्र, गोवा, केरला और कर्नाटका, ठीक है। ये 6 स्टेट्स को कवर करते हैं। और ये देखा जाए अगर ईस्टर्न घाट से इनको कंपेयर किया जाए, देखिए मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में क्या क्वेश्चन है। एटलीस्ट MPPSC में तो मुझे याद है काफ़ी बार आ चुके हैं।
तो यही सारे डिफरेंस है। देखिए ये कंटिन्यूस है, वेस्टर्न घाट्स काफ़ी कंटिन्यूस है, मतलब इसमें ब्रेक नहीं है कहीं भी, केवल दर्रों के थ्रू या पासेस के थ्रू आप इनको क्रॉस कर सकते हैं। ईस्टर्न घाट से ऊंचे हैं हाइट में, 1600 से 900 मीटर इनका एलिवेशन है। अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे सह्याद्री इनका सबसे पॉपुलर नेम है, और एनसीईआरटी के मुताबिक इनको नीलगिरी हिल्स बोलते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, और कार्डमम और अन्नमलाई हिल्स बोलते हैं केरला में। ठीक है, हाइट इनकी इंक्रीज होती है नॉर्थ से साउथ, मतलब नॉर्थ में हाइट कम है, यहाँ जैसे जैसे आप जाते जाओगे हाइट बढ़ती जाएगी, इसलिए जो उनका हाईएस्ट पीक है वो साउथ में है या केरला में है, उसका नाम है अन्नाईमुदी। ठीक है, अच्छा अन्नाईमुदी केवल वेस्टर्न घाट्स का नहीं, साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पीक है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। कैसे? उन 8 दुनिया के हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में जिनमें बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या जैव विविधता है, ठीक है, उनमें दुनिया के 8 सबसे हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में ये आता है। ठीक है, ये हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे एरिया हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जैव विविधता, बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती हैं पौधों की और जीव जंतुओं की, वो तो है ही, साथ में मानव गतिविधियों की वजह से या ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से जहाँ इन सारी स्पीशीज़ को नुकसान भी पहुँच रहा है। तो एक तरीके से जब यूनेस्को किसी जगह को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करती है तो ये बताना चाह रही है कि देखो भैया, यहाँ बहुत अच्छा मामला चल रहा है जीव जंतुओं के, लेकिन आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो मत करो। ठीक है, ये होता है। काफ़ी पॉपुलर हिल स्टेशन है यहाँ पे, माथेरन, लोनावला, महाबलेश्वर, खंडाला का आपने नाम सुना ही होगा, थैंक्स टू आमिर खान, है ना, आती गया खंडाला। तो ये हो गया हमारे पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट्स। अब हम जल्दी से देख लेते हैं ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये ईस्टर्न एज है अब दक्कन प्लेटो की, या पूर्वी जो सीमा है, और ये डिसकंटिन्यूस है और इरेगुलर है। जैसा कि मैंने बताया कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो काफ़ी कंटिन्यूस है ना, तो ये काफ़ी डिसकंटिन्यूस है, मतलब इनमें ब्रेक्स हैं। हाँ, और क्यों ब्रेक्स हैं ये देखिए, वेस्ट जो है, पश्चिमी हिस्सा है जो भारत का, वो ऊंचा है, और जो पूर्वी इलाका है हाइट में कम है, तो सारी नदियाँ ज़्यादातर वेस्ट टू ईस्ट बह रही हैं। तो वो जो नदियाँ बह के आती हैं वो यहाँ से तोड़ते हुए इसको, और वो बे ऑफ बंगाल में या महासागर में मिलती हैं जाके, है ना, इसीलिए यहाँ पर ये ब्रेक है। इसकी एवरेज एलिवेशन 600 मीटर है। देखिए, हमने बात की थी कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो 900 से 1500 मीटर है, तो ऑब्वियसली उनसे हाइट में छोटे हैं। इसका जो हाईएस्ट पीक है, ईस्टर्न घाट्स का जो हाईएस्ट पीक है मतलब, वो है महेंद्रगिरी। ये 1501 मीटर लंबा है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ भी पॉपुलर हिल स्टेशन है, उदगमंडलम या ऊटी का आपने नाम सुन रखा होगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं यहाँ पे, जावदी, पालकोंडा, नलमला हिल्स और महेंद्रगिरी हिल्स। अच्छा, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स जो है इनका मिलन होता है, ये मिलते हैं नीलगिरी में। ठीक है, ये हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, काफ़ी कंटिन्यूस हैं, है ना, सारी नदियाँ ये इस तरफ बह रही हैं, ये इसको ब्रेक करती हैं। तो ये ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये कंटिन्यूस नहीं है, ये यहाँ पे मिलते हैं दोनों, ये है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आपको पता होना चाहिए। मैप खोलिए, सारे नेशनल पार्क्स मार्क कर डालिए, खासतौर से बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स जो हैं या बायोस्फीयर्स जो हैं वो आप ज़रूर से मार्क करिए। ठीक है, वरना क्वेश्चंस आपको बनाने में बहुत दिक्कत होगी, और इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं तो आपको और ज़्यादा डिटेल में जो भी हमने आज पढ़ा है वो समझ आएगा। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में ये क्वेश्चन आया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन जो दिए हुए हैं आपको 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इन पे विचार करना है। क्या है? हिमालय जो हैं आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, यानी हिमालय जो है उनका स्प्रेड केवल 5 राज्यों में है। वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो स्प्रेड हैं केवल 5 स्टेट्स में, और पुलिकट झील जो है वो केवल 2 स्टेट्स में उसका फैलाव है। देखिए, हमने पहले वाले सेक्शन में या पहले पार्ट में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के में देखा था कि हिमालय जो है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में छाए हुए हैं। ऑब्वियसली कॉमन सेंस वुड टेल अस कि 5 स्टेट्स नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा होंगे, तो ये गलत हो गया। वेस्टर्न घाट्स मैंने आपको अभी अभी बताया कि 6 स्टेट्स में फैले हुए हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा ये। देखिए, हमेशा ऐसे ही क्रिस क्रॉस करके आपको आंसर्स देने हैं। आपको अगर सही आंसर नहीं भी पता है तो आप कॉमन सेंस यूज़ करिए और एलिमिनेट कीजिए, मतलब एक एक करके उन स्टेटमेंट को हटाइए जो आपको लगता है कि गलत हो सकते हैं। ऑप्शंस देखिए, 1 और 2 हमने देख लिया गलत है,
है ना। 2 and 3, तो 2 भी गलत है, नहीं हो सकता। 1 and 3, तो 1 गलत है, नहीं हो सकता। बचा क्या? 3 ओनली। तो ऑब्वियस है कि केवल ये वाला सही है। ठीक है, ऐसे ही आपको आंसर देने हैं। जब आप आंसर देने जाएंगे तो आपको ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पता हो, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, एलिमिनेशन करना पड़ेगा एक एक करके। आगे बढ़ते हैं। अब बाय द वे आप मुझे बताइए कि पुलिकट लेक जो है वो कौन से 2 स्टेट्स में फैला हुआ है, कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एक एक इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में कौन सी एक जगह है जो एक अच्छी लिंक है, एक अच्छी कड़ी है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बीच में। ठीक है, देखिए इकोलॉजिकल मतलब पारिस्थितिक, और पारिस्थितिक उसके हिसाब से, और अगर हम कनेक्शन की बात करें, दोनों को जोड़ती हुई सी कौन सी कड़ी कौन सी है जो इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि आपको सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क हैं वो इंडिया के मैप पे पता होना चाहिए कहाँ है। यहाँ पे भी हम एलिमिनेशन ही करेंगे, हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सी जगह जो हैं वो एक्चुअली ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को जोड़ने वाली हैं, या ऐसी जगह पे हैं पेनिनसुलर इंडिया के जो दोनों जगहों में कॉमन है। ठीक है, ऐसी जगह पे। तो ऐसी कौन सी जगह है भाई? देखिए ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु में, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आती है। अभी हमने देखा था कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को नीलगिरी जोड़ता है, तो भैया ये हो सकता है। नल्ला मल्ला फॉरेस्ट जो है वो केवल ईस्टर्न घाट्स में है, तो यहाँ नहीं है तो हो ही नहीं सकता। जो चीज़ वेस्टर्न घाट्स में है ही नहीं वो कड़ी कहाँ से होगी। नागरहोल और शेषाचलम भी केवल वेस्टर्न घाट्स में है, तो ये भी लिंक नहीं हो सकते। मतलब बचा क्या? केवल सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और यही इसका जवाब है ना। अगर आप अच्छे से मैपिंग करेंगे, आपको पता होगा चीज़ों का लोकेशन कहाँ है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए बहुत टफ लगने वाला क्वेश्चन भी ईजी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन एक्चुअली में काफ़ी इजी है, ये एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में आया था कि जो शिवालिक हैं वो किसका हिस्सा हैं, क्या वो अरावली में है, वेस्टर्न घाट्स में, हिमालय है, या सतपुड़ा है। हम अपने पिछले पार्ट में देख चुके हैं जो शिवालिक हैं वो हिमालय के आउटर मोस्ट पर्वत श्रृंखलाएं है ना, सबसे आउटर बाउंड्री बनाती है हिमालय की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालयन पीक जो कंचनजुंगा है वो कहाँ लोकेटेड है। ये प्री में आया है 2014 के। देखिए वैसे तो कंचनजुंगा नेपाल और सिक्किम दोनों में आता है, लेकिन अगर हम आंसर की पे जाएं तो इसका आंसर दिया गया था सिक्किम, तो हम वही मार के आएंगे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि आपको पता होना चाहिए सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कहाँ से पास होते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, कर्क रेखा, और हमारी जो इक्वेटर है वो कहाँ कहाँ से पास होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं मध्य प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा, या सारे, तो ये सारों से पास होता है। ठीक है, आपको मैप के थ्रू पता होना चाहिए लाइन से कि कहाँ कहाँ से पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों। केवल कैंसर या कर्क रेखा जो है वो हमारे देश से पास होती है। आप मुझे बताइए इन तीनों के अलावा और कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, कमेंट सेक्शंस में। अगला क्वेश्चन है कौन सा हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का। ये एमपीपीएससी 2016 में पूछा गया, और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अनाईमुदी जो है, या अन्नामुदी भी बोलते हैं इसको, ये हाईएस्ट पीक है हमारा साउथ इंडिया का। सेकंड हाईएस्ट है डोदा बेटा। ये आप मुझे बताइए चारों पीक्स कहाँ कहाँ पर हैं, कमेंट सेक्शंस में। ये एक और क्वेश्चन है जो एमपीपीएससी में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक डेजर्ट रीजन है, ठीक है, या मरुस्थली जैसा इलाका है, सूखा है ये, तो इसका आंसर है सिंधु। सिंधु नदी मत समझिएगा, सिंधु इलाका मतलब सिंध के आसपास वाला इलाका। ये हम अगले सेक्शन में और डिटेल में कवर करेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये कहीं आया नहीं है लेकिन ये मैंने आपके लिए बनाया है, और ये ऐसा है कि आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। जो पेनिनसुला ब्लॉक है या दक्कन इलाका है जो, वो रिजिड है और स्टेबल है, मतलब काफ़ी स्टेबल है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आप कोई नए बदलाव नहीं हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा, कुछ ज़्यादा भयानक नहीं हो, अगर हो भी रहे हैं तो ज़्यादा भयानक नहीं हो रहे हैं। और हिमालय जबकि जो है वो यंग है, कमज़ोर है, फ्लेक्सिबल है, मतलब उनमें अभी भी चेंजेस हो रहे हैं, होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हिमालय जो हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से वो अभी भी उनकी हाइट में बदलाव हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं, अभी भी वो जवान हैं। जबकि अरावलीज वगैरह जो हैं जो पेनिनसुलर ब्लॉक में, ये ओल्ड रॉक सिस्टम का हिस्सा हैं और इनमें कोई ख़ास बदलाव नहीं हो रहे हैं। तो इसका जवाब है बोथ। ठीक है, तो ये था हमारा फिजिकल फीचर्स का सेकेंड पार्ट। और हम अगली बार में कवर करेंगे मरुस्थली या इंडियन डेजर्ट, थार वगैरह कवर करेंगे, आइलैंड्स कवर करेंगे और दोनों कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। हमारे चैनल की वीडियोस मिस ना हो इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैपिंग करते रहें। ज्योग्राफी में मेंस और प्री दोनों में इसके 1-2 क्वेश्चंस हर साल आ ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में, और NCERTs भी पढ़ते रहिए। Until we meet next time, stay safe and stay happy.